हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे भाई, कहाँ गए लोग? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे लगा गायब हो गए, मैं अकेला ही हूँ इधर। तो 10 लोग हैं, ओके। और भी लोग आने बाकी हैं या इस बैच में 10 लोग ही हैं? बाकी है सर। अच्छा, बाकी है, ओके। ठीक है, ज्वाइन करने का वेट कर लेते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आई गेस आप लोगों का चल रहा होगा, तो सेकंड पोर्शन में स्टार्ट करूंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत आइडिया हो गई, आप लोग 11th में सीखे ही होंगे ये चैप्टर, है ना? ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सिंपली व्हाट इज मोल, क्या बताएंगे? The collection of number of particles 6.02 into 10 to the power 23. ओके। अगर ये बोला जाए, अच्छा, मोल यूनिट है क्या किसी सब्सटेंस का, किसी क्वांटिटी का? यस सर। इसका यूनिट है सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई और यूनिट जो आप जानते हो? एनी अदर यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? एमयू। MA. नहीं बच्चे, वो एएमयू तो आपका एक एटम के मास का यूनिट है। सर ग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पहले आप ये बताओ। और ग्राम जो आप बता रहे हो, तो ग्राम तो मास का यूनिट है ना बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? इतना हम लोग रट्टा मारते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट इज मोल, राइट? करेक्ट है, लेकिन हम ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या समझते हैं? Sir, total quantity of the matter, sir. ओके। क्वांटिटी इज रिलेटेड विद द काउंटिंग, राइट? काउंटिंग से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंपली मींस काउंटिंग ऑफ सब्सटेंस। आप कोई भी सब्सटेंस ले आओ और उसमें काउंटिंग स्टार्ट करो, तो काउंटिंग का जो यूनिट आप बताने वाले थे ना, वो मोल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज दैट क्वांटिटी दैट मींस द काउंटिंग ऑफ सब्सटेंस। कोई और यूनिट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आप जानते हो मोल के अलावा? नहीं? डजन? ये काउंटिंग का यूनिट नहीं है क्या? दर्जन? यस हाँ सर। sir. 1 dozen is how much particle or how much substance? 12। 12 12। unit. वो फिक्स होता है कि भाई अगर दर्जन बोला ना तो 12 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो 10 20 नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा? 12 ही रहेगा। वैसे ही अगर 1 मोल बोल रहे हो, जो आपने डेफिनेशन में बोला कि 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विच इज हैविंग 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, तो ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो डजन है, इसको केमिस्ट्री में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मोल को क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में? सर इज एक्यूरेसी। है? पार्टिकल्स ज्यादा है सर। क्या ज्यादा है? पार्टिकल्स उसमें। पार्टिकल्स ज्यादा है, ओके। और मोल को ना डेली लाइफ में नहीं यूज करते। कभी ऐसा हो जाए कि मतलब हम लोग गए बाहर और बाहर जाके बोले भाई 1 दर्जन बनाना दे दो,
सॉरी, 1 मोल बनाना दे दो, दर्जन तो भूल ही लेते हैं, मोल को डेली लाइफ में यूज नहीं करते और डजन को केमिस्ट्री में यूज नहीं करते। कभी गए बोले 1 मोल बनाना दे दो, भाई जो बनाना देने वाला है वो भी पागल और तुम ले भी ना सको। तो देखो रीजन क्या होता है कि इसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जो आगे जाकर के थोड़ा और क्लियर होगा आपको। मान लो आपके पास ना एक वाटर ड्रॉपलेट ले लेता हूँ, वाटर का एक ड्रॉप लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला ड्रॉप लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम मान लो इसका कितना है, 18 ml है, राइट। कैन यू टेल मी कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है? कोई तो बता दो, डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई नहीं, इट इज 1 ग्राम। ठीक है, वैसे तो डेंसिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है और रूम टेम्परेचर पे डेफिनेटली एक्यूरेटली 1 ग्राम पर ml नहीं होता है। बट अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको वाटर के डेंसिटी की जरूरत है तो आप सीधा सीधा 1 ग्राम पर ml ले लेना। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आप कैलकुलेशन के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे 1 ग्राम पर ml ले सकते हो। ना व्हाट आई एम सेइंग कि वॉल्यूम हमको मालूम है, डेंसिटी मालूम है, आप बता सकते हो क्या कि ये जो 18 ml का मेरा वाटर ड्रॉपलेट था इसका मास कितना आएगा? 18 ग्राम, Yes. करेक्ट है? किसी को डाउट है? क्योंकि मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। Yes, sir. ये रहा वॉल्यूम, ये रहा डेंसिटी, मल्टीप्लाई करेंगे 18 ग्राम आएगा। अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल एक्सेप्ट कर लो, थोड़ी देर बाद आप खुद ही कर सकोगे उसको। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 18 ग्राम वाटर होता है ना वही 1 मोल होता है। अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इसको एक्सेप्ट करो। अभी मैं आगे जाकर के एक्सप्लेन करूंगा कि 18 ग्राम वाटर 1 मोल क्यों हो जाता है। तो 18 ग्राम वाटर क्या होता है, 1 मोल होता है। मतलब अगर मुझे ये पूछा जाए कि ये 18 ml जो पानी की एक छोटी सी बूंद ही है, बहुत बड़ी बूंद नहीं है, एक बूंद ही है, इसमें कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। एक सिंगल सा पानी का ड्रॉप लिया हुआ है और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। आप सोच सकते हो कि मतलब एक पानी का ड्रॉप लिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। अच्छा, ये एक दो चीजें और पूछती हैं, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करना। ये जो आप नंबर लिखते हो ना 6.022 इंटू 10⁻23, फर्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन है या इंटीजर है? सर इंटीजर। पक्का ना? हाँ सर पक्का। किसी को ये डेसिमल देख करके कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर ये तो डेसिमल लिखा हुआ है, ये तो फ्रैक्शन होता है। नहीं 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 नहीं, ये इंटीजर है, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज जो अभी आगे बताने ही वाला था कि इस नंबर को हम लोग एक और नाम देते हैं एंड दैट इज व्हाट, Avogadro number. एवोगैड्रो नंबर सर। राइट। और एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na, कैपिटल ए लिखते हैं। ओके फाइन। तो मैं क्या बोल रहा था, एक और चीज, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर की फीलिंग आनी चाहिए अंदर से। ये नंबर ना बहुत छोटा है, नहीं, ये नंबर अगर आप लिखोगे 6022 एंड देन 10⁻23 को अगर जीरोस में लिखना शुरू करोगे तो इसके आगे ना 20 जीरो लिखने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना, ये चलता रहेगा, 20 जीरो लिखने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि ये नंबर इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ये बहुत लार्ज नंबर है। इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं बट ये एक्चुअली फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, इट इज इंटीजर। मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पे कि हमने 18 ml का एक छोटी सी पानी की बूंद ली थी जिसमें
1 मोल हो रहा था और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल थे। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि आप एक बात बताओ, ये 18 ml का जो पानी का बूंद है, इसमें कितने दर्जन मॉलिक्यूल होंगे, बता सकते हो क्या? नो सर। एनीवन, कोई भी? आपसे मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, आप क्वेश्चन लिख ही लो, ठीक है? आप क्वेश्चन लिख लो। ये चीज जितना डिस्कस करा हुआ है इसमें एज सच इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वाटर का डेंसिटी हमेशा मालूम रहना चाहिए, और 18 ग्राम इज 1 मोल, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और एक बार ट्राई करो आप पहले, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ dozen in a number of dozen of H2O molecule of H2O molecule in 18 ग्राम सैंपल। ये क्वेश्चन है आपके साथ, एक बार आप दिमाग यूज करो, क्या पता हो जाए आपसे। सर एवोगाड्रोस नंबर को 12 से डिवाइड करने से आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट बता भी दो कितना आता है। कोई तो बता दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 5 into 10⁻22, करेक्ट? अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। देखो जिनको दिमाग नहीं काम कर रहा है उनके लिए धीरे धीरे हिंट दे रहा हूं मैं। अगर आप 18 ग्राम का सैंपल ले आते हो तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, मान लो मेरे पास ना 18 पेन है। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। मेरे पास 18 पेन है, आप बताओगे क्या कितने दर्जन है इसमें? समझा नहीं, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू से इट अगेन? We have 18 pen, we need to calculate how many dozen we have. 1.5 dozen. 1.5 हाफ डजन सर। कैसे कैसे कैलकुलेट करा आपने? Divided by 12. Okay, it is 18 divided by 12, right? तो ये फिक्स होता है यार, अपने माइंड में फिक्स होता है। जैसे अब अभी अगर मैं बोलता कि नहीं मेरे पास 24 पेन है, आप दर्जन बताओ, कितना बताओगे? 24 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में फीड है कि आपको कोई नंबर दिया जाए, दर्जन पूछा जाए, 12 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ जाता है। करेक्ट है। तो आपसे मैंने कौन सा डिफिकल्ट चीज पूछ लिया था? मैंने भी तो वही बोला, 18 ग्राम था जो कि 1 मोल होता है, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल था। आपको मैंने पूछा क्या? दर्जन बताओ। तो अगर आप डजन कैलकुलेट करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है?
अप्रोक्सीमेटली 6.022 को 6 लिख लेते, 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाता, 0.5 इंटू 10⁻23 एंड फाइनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लिखते तो क्या लिखते, 5 इंटू 10⁻22। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके देखो हम फिर से वापस अपने डिस्कशन में पहुंचते हैं। हमारा डिस्कशन ये चल रहा था, ये क्वेश्चन हमारा डिस्कशन नहीं था, ये तो नॉर्मल सा ऐसे ही एक क्वेश्चन ले लिया। हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि दर्जन को हम लोग डेली लाइफ में ही यूज करेंगे और मोल को केमिस्ट्री में ही यूज करेंगे। मोल को डेली लाइफ में नहीं ले जाना है और दर्जन को केमिस्ट्री में नहीं ले आना है। रीजन है उसका, अगर मैंने 18 ग्राम वाटर ले रखा है तो 18 ग्राम वाटर को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। 18 ग्राम H2O को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक मेरे पास लिखने का तरीका है, मैं ये लिख सकता हूं कि ये 1 मोल है। दूसरा मैं ये लिख सकता हूं कि ये 5 इंटू 10⁻22 डजन है। विच वन इज मोर सुटेबल एंड वाई? कौन सा ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए? 1 mole. ऑब्वियसली 1 मोल, क्योंकि आपको अगर डजन में कन्वर्ट करना है, जिसमें आप डजन ही क्यों बोल रहे थे फिर? डजन बोलने से अच्छा फिर यही बोल लेते मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। क्यों बोल रहे हो डजन फिर? तो एटलीस्ट हम लोग ये मोल को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो नंबर है वो छोटा हो जाए। और वो क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि केमिस्ट्री में जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं। तो अगर हम लोग मोल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन है, नंबर होगा, वो बहुत ज्यादा नंबर लिखना पड़ेगा एंड उसको सीखना समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मोल, और कोई रीजन नहीं है। और एक चीज दिमाग में अच्छे से छाप लेना है, मोल सिंपली मीन्स क्या होता है, काउंटिंग। जैसे दर्जन में काउंटिंग करते हैं हम लोग, वैसे मोल में भी काउंटिंग करते हैं। ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है इतना? अरे जल्दी बोलो भाई। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, अब चैप्टर, ये तो मतलब बेसिक सी चीज बात कर रहे थे हम लोग, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बकवास सी चीजें हैं, हम लोग रिपीटर है तो ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ही आसान लगेंगी। कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज सिंपली मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, जैसे मान लो सिलिकॉन के वन एटम का मास इज 28 AMU, दो एटम ले आते 56, 5 एटम ले आते 140 एंड सो ऑन। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि आपको सिलिकॉन के एटम के सैंपल का कुछ मास दे दिया, ठीक है, मान लो आपको दे दिया 140 AMU मास है। हमने सिलिकॉन रखा हुआ है, सिलिकॉन का जो मास है मेरे पास वो 140 AMU है। तो हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते हैं और यूनिटरी मेथड से ये फॉर्मूला आता है। आप रिपीटर हो तो आप समझ सकते हो डायरेक्टली इसको कि हम लोग अगर 140 डिवाइडेड बाई 28 करें तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? ये वैल्यू वैसे कितनी आती है, कोई बताएगा? जस्ट अ मिनट। सर 5।
हाँ जी, थोड़ा एक कॉल आ गया था, तो मैं क्या बोल रहा था, ये मतलब आपको अगर सैंपल का मास दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम लोग सिंपली यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देखो, मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, 1 एटम, अगर आप इसको रिवर्स करके लिखते, अगर आप 28 AMU लेते मास, तो 28 AMU क्या होता है, 1 एटम होता है। नाउ अगर आप 1 AMU लिखते, तो 1 AMU में नंबर ऑफ एटम क्या मिल जाता, 1 डिवाइडेड बाई 28। हमको किस में कैलकुलेट करना था, हमको 140 में कैलकुलेट करना था, बस यूनिटरी मेथड यूज कर लो। 140 AMU अगर होता मेरे पास, तो एटम कितने होते, 140 डिवाइडेड बाई 28, बस यही आंसर है। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी यूनिटरी मेथड को यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फिर मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। लेकिन एक चीज यहां पे ऐड ऑन कर लेना आप, ये जो मास ऑफ सैंपल है, ये हमेशा किस में लिखना है आपको, AMU, या फिर U इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ AMU, यूनिफाइड मास बोलते हैं, बट वो AMU ही होता है। तो आपको मास ऑफ द सैंपल AMU में लिखना है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करना है, आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। क्लियर है ये? जल्दी बोल दो यार, काफी टाइम ले रहे हो। Yes, sir. Clear. ओके, Clear, sir. काफी आसान सा चैप्टर है, हमको मालूम है। थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम के साथ सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे क्या इसका? हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। आपको 3 सैंपल दिए हुए, नंबर ऑफ एटम बताना है सभी में। सर एक आंसर 100 है सर। फर्स्ट वाले का 100। अगर आपको एटॉमिक मास नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। कोई तो बता दो। 100, 200 and 2000. 100, 200, 200 एंड 2000. क्या बता रहे हैं? 2000. 2000 लोग। किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है क्या? नहीं सर, वही आ रहा है। सबको यही आंसर मिल रहा है? मुझे क्यों लग रहा है थोड़ा आंसर अलग आएगा। चलो आपको बताया कि फर्स्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ है आपका। हीलियम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? सर 4 होता है रे। 4 होता है। मास ऑफ द सैंपल कितना है? 200 डिवाइडेड बाई 4 कितना मिलेगा? 80. सेकेंड वाले में मास ऑफ द सैंपल इज 3200 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16। 200. ठीक है। सोडियम मास ऑफ द सैंपल इज 46,000 डिवाइडेड बाय सोडियम एटॉमिक मास इज 23। ये 2000 करेक्ट है। फर्स्ट वाले में बस ध्यान रखना था आपको, एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है, इट्स नॉट 2। 2 तो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट इज मोल का अगर आपसे एग्जैक्टली डेफिनेशन पूछा जाए, जो कि अब तो खैर आप बच गए, बोर्ड वोर्ड पास कर गए, अब लिखना नहीं है, बट फिर भी मोल का डेफिनेशन जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो आपको मालूम रहना चाहिए। जस्ट इसे आप कॉपी कर लेना एक बार। मोल का डेफिनेशन is 1 mole of the substance is the amount that contain as many elementary particle or entities
as there are in 12 ग्राम of C12। तो एक तो पहले तो ये डेफिनेशन समझने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अच्छा बोल रहे हो बोर्ड नहीं दे करके ही पास हो गए, अच्छा हाँ ये पॉइंट तो है, बिना बोर्ड दिए पास हो गए हम लोग। तो ये डेफिनेशन पहली बार पढ़ करके तो समझ में नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, एक बार आप समझने की कोशिश करना कि डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है। डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि यू जस्ट टेक द 12 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल। अगर आप कार्बन का सैंपल ले आते हो ना बच्चे, तो कार्बन के सैंपल में आपको कार्बन का C12 भी मिलता है, C14 भी मिलता है, लेकिन आपको ये जो 12 ग्राम ले आना है ना, ये 12 ग्राम में केवल और केवल C12 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल C12 होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, फिर ये जो आपने सैंपल लिया हुआ है इसमें आप काउंटिंग करोगे कार्बन के एटम की। काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप कार्बन के एटम की काउंटिंग करना स्टार्ट करो। जितने भी एटम मिल जाए वही क्या होता है? 1 मोल होता है। यही डेफिनेशन में बोला जा रहा है, डेफिनेशन में यही चीज बोला जा रहा है। बोल रहे 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट, अमाउंट मीन्स काउंटिंग, that contain as many elementary particle or entities as there are number of atom in 12 gram of C12। definition clear है सभी को? Yes, sir. ओके आसान सा डेफिनेशन था, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कॉपी हो गया होगा डेफिनेशन। द नेक्स्ट थिंग इज कुछ एक चीजें हैं कन्वर्जन का फैक्टर। अच्छा एटॉमिक मास तो मालूम नहीं होगा, मास ऑफ द सिंगल एटम इज एटॉमिक मास, एंड यहाँ पे जो यूनिट लिखते हैं दैट इज AMU। इसी को शॉर्ट फॉर्म में वी आर रिप्रेजेंटिंग एज यूनिफाइड मास U। डाल्टन भी सेम होता है, आप ये चीज ध्यान रखना कि 1 AMU इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 डाल्टन। डाल्टन और AMU सेम होते हैं। द ओनली थिंग इज कि डाल्टन हम लोग तभी यूज करते हैं जब भी एक एटम और मॉलिक्यूल का मास बहुत ज्यादा हो जाता है, देन वी आर यूजिंग डाल्टन। फिर वो केस में हम लोग डाल्टन यूज करते हैं। ये आप देखे भी होंगे कि जब आप कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पर बायो मॉलिक्यूल पढ़ते हो तो वहां प्रोटीन का जो मास होता है वो डाल्टन में रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे AMU नहीं लिखा जाता, जस्ट बिकॉज की प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई वहां पे डाल्टन लिख रहे होते हैं। सिंपली कंक्लूजन इज डाल्टन, U एंड AMU ऑल आर इक्वल, सारे इक्वल होते हैं। तो ये चीज तो आपको दिमाग में रखना है। साथ में एक कन्वर्जन का फैक्टर बोल रहा हूं, वो भी आप याद रखना। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ग्राम। ये ग्राम और AMU का कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको मालूम रहना चाहिए। अगर ये आप भूल जाते हो तो हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाए। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप जरूर से याद रखोगे, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि 1 AMU का भी डेफिनेशन पूछा जाता है, वो मैं आपको सेकेंड पेज पे लिख देता हूँ। पहले ये चीजें आप कॉपी कर लो, ये चीजें कॉपी हो जाए तो एक बार बता देना, क्योंकि अच्छा एक और चीज, आपको जो भी दिखता है ना, आपको लगता है ये मैं भूल सकता हूँ, मेरे काम की चीजें नोट डाउन कर लेना, एंड अगर नोट डाउन करने में टाइम लग रहा है तो मुझे बोल देना, मैं वेट कर लूंगा। ये बार बार मुझे ना बोलना पड़े कि ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हम लोग, ठीक है? हो गया ये? जी सर। ओके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग मोल को डिफाइन कर रहे होते हैं, या फिर एक और डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर आपसे बोल देता हूँ। एक और डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो कि वहां पे नहीं लिखा हुआ था, वैसे आपको मालूम भी होगा। 1 AMU को डिफाइन करेंगे क्या? कोई तो डिफाइन कर दो।
1/12 mass of a carbon atom. Okay, it is 1/12 of mass of one atom of C12. One atom of C12. तो ये बड़ा आसान सा चीज था कि आप कार्बन का एक सिंगल एटम ले आओ, C12 का एक सिंगल एटम ले आओ और उसका 1/12 कैलकुलेट करो, वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज 1 AMU। अब हमें पहले से मालूम है कि कार्बन के C12 के एक सिंगल एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। तो अगर इसका आप 1/12 करते हो वो क्या मिल जाता है, 1 AMU मिल जाता है। तो ये 1 AMU का डेफिनेशन मालूम रहना चाहिए और इसी को अगर फॉर्मूले में लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C एटम, वन एटम ऑफ C12, वन एटम ऑफ C12। तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूले में। तो ये आई होप कि आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो आप कॉपी कर लो, बिकॉज ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग अभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं। एक बार कलेक्ट हो जाए फिर हम लोग चैप्टर में अच्छे से एंट्री मारेंगे। हो गया ये? Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी वर डूइंग कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप AMU का डेफिनेशन देखते हो या मोल का डेफिनेशन देखते हो तो दोनों में C12 यूज करा जाता है। वाई C12? C12 ही क्यों यूज कर रहे हो आप? C12 के अलावा कुछ और यूज कर लेते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी यूज कर लेते। तो यहाँ पे C12 के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड द रीजन टू यूज दिस C12 ओनली कि ये जो कार्बन 12 का आइसोटोप है, C12 कार्बन का जो आइसोटोप है C12, दैट इज स्टेबल। वो हाईली स्टेबल आइसोटोप है। मतलब हाईली स्टेबल लेने के पीछे रीजन क्या है? मान लो आप AMU या फिर आप मोल को डिफाइन कर रहे हो और डेफिनेशन के दौरान जो एलिमेंट आप चूज कर रहे हो उसका एटम इज नॉट स्टेबल। जैसे हमने यूरेनियम यूज कर लिया, मान लो हमने बोला कि आप एक काम करो, यूरेनियम का पार्टिकल काउंट करना शुरू करो एंड जब ये 6.022 into 10⁻23 हो जाएगा तो दैट विल बी 1। प्रॉब्लम वहां पे क्या होगा, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव। आपने काउंट करना शुरू करा, पता चला यूरेनियम के एटम कम हो गए, डिसोसिएट कर गया, थोरियम में कन्वर्ट कर गया, लेड में कन्वर्ट कर गया। तो जो अनस्टेबल एटम है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उनको आप डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे आपको काउंटिंग करनी है। आपको जिस भी एटम को आप काउंट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन एंड मोस्ट वैलिड रीजन यही होता है कि कार्बन का जो C12 का आइसोटोप है दैट इज व्हाट, स्टेबल, हाईली स्टेबल है। फिर ये रीजन पूछ भी लिया जाता है। एंड अगर मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास कैलकुलेट करता हूं तो ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग C12। खैर सेकंड वाला रीजन उतना ज्यादा वैलिड नहीं, बट फर्स्ट वाला रीजन अच्छा है, वैलिड है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। क्लियर है इतना? अरे फिर से गायब हो। Sir, yes. जी हाँ? सर। मुझे पता चलते रहे कि हाँ कुछ बोल रहे क्या, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है लाइट्स बहुत सुंदर है सर। नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एलिमेंट का एटॉमिक मास, आपको मालूम रहना चाहिए। स्पेशली आप जो गलती करते हो वो मैं बता देता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एटॉमिक मास में फ्रिक्वेंटली गलतियां होती हैं। मतलब कई बार कैलकुलेशन करना होता है ना, हमें हीलियम का, मान लो लिथियम का एटॉमिक मास चाहिए होगा कैलकुलेशन करने के लिए। हमारा आदत क्या होता है, हम एटॉमिक नंबर को डबल कर देते। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मास 7, तो ये दिमाग में रखना है, 6 नहीं लिखना है वहां। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास 9, 8 नहीं होता। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, मास 11, 10 नहीं होता। तो ये कुछ एक दो चीजें हैं जहां पे आप गलतियां करते हो, ये चीजें आपको याद रखनी है। टाइम के साथ वैसे भी याद हो जाएंगी और एटॉमिक मास जितना ज्यादा याद रहे आपको उतना अच्छा है
कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप मतलब ये छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन इट इज एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट। आर्गन 40 होता है, कैल्शियम 40 होता है, पोटेशियम 39 होता है, याद रखना है। क्लोरीन 35.5, ये एकमात्र हम लोग फ्रैक्शनल लिख रहे होते हैं, उसका रीजन भी है कि क्लोरीन में जो 35 एंड 37 है उनका रेशियो कुछ ऐसा मिलता है कि एवरेज एटॉमिक मास 35.5 निकल करके आता है। रेस्ट अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा याद रख सको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे इस चैप्टर के लिए, ठीक है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इनका। नेक्स्ट वन इज, ये मैं आपको अभी बता चुका था कि अगर आपको एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। आप उसी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे जो मैं आपको बता रहा था तो ये मिलता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। सेम चीज है, बस ये 1/Na को आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है ये? जी सर क्लियर है ना, आसान और पकाऊ चीज। रुको एकदम। धीरे धीरे चैप्टर आएगा ग्रिप में, और पहला क्लास है ना, थोड़ा पकाएंगे, पकाना जरूरी होता है। देखो कुछ एक चीजें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और इनफैक्ट स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन के साथ। हालांकि आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत आसान है, बट फिर भी करो आप। क्वेश्चन ये है, आपको सिंपली ये बोला जा रहा है, कैलकुलेट मोलर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। बताओगे क्या कितना आएगा? और अगर इसमें से आपको कोई टर्म ना मालूम हो, लाइक हो सकता है आपको ये ना मालूम हो कि मोलर एटॉमिक मास क्या होता है। मोलर एटॉमिक मास अगर डेफिनेशन जानना है तो आप अलग से लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल एटम इज मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास, जैसे आप बोलते हो कि मास ऑफ सिंगल एटम इज एटॉमिक मास, वैसे ही 1 मोल एटम ले आओ, फिर मास कैलकुलेट करो, जो मिलेगा दैट विल बी मोलर एटॉमिक मास। हाँ, जब इतना जान ही लिया है तो एक और चीज जान लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा। यूनिट अगर आपको मोलर एटॉमिक मास की लिखनी है तो यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल में लिखेंगे, ये चीज का ख्याल रखना। तो कम टू द क्वेश्चन अगेन, कैलकुलेट मोलर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। कैलकुलेट करेंगे क्या? अच्छा, काफी मतलब ज्यादा थिंकिंग वाले लोग हो आप लोग, काफी सोच समझ के रिप्लाई आराम से आता है। कोई बताएगा? सर 4 4 मीट्रिक टन। 4 क्या? 4.02 4 क्या मीट्रिक टन, केजी क्या? सर ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल। कैसे कैलकुलेट करा बताओगे क्या? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ठीक है, हम लोग सेफ है, कोई टेंशन नहीं। 4 ग्राम पर मोल करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप एक बार सुन लें। जैसे
हीलियम के एक सिंगल एटम को ले आते ना, तो सिंगल एटम का मास कितना होता है 4 AMU, राइट। एक सिंगल एटम का मास इज 4 AMU ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमको क्या चाहिए, मोलर एटॉमिक मास चाहिए, मतलब 1 मोल के एटम का मास चाहिए। अब हमको मालूम है कि अगर मेरे पास 1 मोल है तो 1 मोल इज गोइंग टू बी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। तो हमें एक सिंगल एटम का मास मालूम है, 1 एटम अगर ले आते तो मास 4 AMU था, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना हो जाता है। इसी को हम लोग क्या लिख लेते, Na एटम लिख सकते थे। Na एटम थोड़ा क्या लिखना कम पड़ेगा। तो अगर मास कैलकुलेट करना होता, मोलर मास, तो 1 मोल का मास कैलकुलेट करते, और 1 मोल में Na एटम है, एक एटम का मास मालूम है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू Na मिलता 1 मोल का मास। अच्छा, ये 4 इंटू Na लिखूंगा तो यूनिट क्या रहेगा, बता सकते हो क्या? कोई So तो can you बता। repeat the question? अच्छा, क्वेश्चन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये बोल रहा था 1 एटम का मास कितना है 4 AMU, 1 मोल में हमको मालूम है Na एटम होता है। अगर मुझे 1 मोल का मास कैलकुलेट करना है, जिसे आप मोलर मास बोलते हो, तो Na एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, 4 इंटू Na। ये क्या मिल गया हमको, ये 1 मोल एटम का मास मिल गया। मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं मैं, ग्राम, केजी, मीट्रिक टन, क्या लिखूं? Sir, gram, ना? तो सर ग्राम ही रहेगा। सोच समझ के आंसर करो बच्चे। सर ये Gram, sir. सोचने समझने के अलावा आंखें भी खुली रखो। अरे यार देखो, ये Na एटम था ना, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मास का यूनिट क्या लिखे थे, AMU ना, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, AMU ना। ग्राम क्यों लिखेंगे बताओ जरा? नहीं, आप ऐसा सोचो कि 1 एटम का मास 4 AMU, तो 2 एटम का मास कितना होगा, 8 AMU लिखेंगे ना यार, 4 इंटू 2 8 AMU लिखेंगे ना, ग्राम थोड़ी लिख देंगे। तो वही काम तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। एक एटम का मास कितना है 4 AMU, Na एटम का मास कितना होगा 4 इंटू Na, AMU, ग्राम क्यों लिखूंगा। तो ये आपका मोलर मास मिला, कितना मिला 4 इंटू NaMu। नाउ द नेक्स्ट इज, हमको मालूम है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई Na ग्राम, ये होता है। क्लियर है, ये आपको अभी कुछ देर पहले मैंने कन्वर्जन फैक्टर बताया। तो ये जो AMU था, इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो Na से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? जी सर। ओके। Yes, sir. तो अगर मैं Na से डिवाइड कर दूं, 4 इंटू Na तो पहले से था AMU में, इसमें 1 बाई Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो Na कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल गया हमको 4 ग्राम मिल गया। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज एक समझाना चाहता हूं कि हीलियम के अगर सिंगल एटम का मास पूछा जाता तो आप क्या बताते, 4 AMU, और हीलियम का मोलर मास पूछा जाता तो क्या बताते, 4 ग्राम पर मोल। वहां दिमाग में क्या रखना है कि एक सिंगल एटम का मास पूछा जाए और एक मोल का मास पूछा जाए, नंबर सेम रहेगा। आप देख सकते हो, एक बार Na से मल्टीप्लाई होगा फिर Na से डिवाइड हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, केवल और केवल यूनिट चेंज हो जाता है, नंबर चेंज नहीं होता है। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ओके। सर So वो next- पार्ट हम वैसे भी तो करते हैं ना सर, कि मतलब वो गिवन मास बाय मोलर मास वो करके, मतलब वो जो मोलर मास होता 4 और 1 मोल का दिया हुआ है, तो वैसे तो हम कर सकते हैं ना सर।
इसको। हाँ हाँ, वो मोल कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला बता रहे हो ना। अभी हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं। पहुंचेंगे, आज ही पहुंचेंगे, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, हो सकता है 10 मिनट का टाइम और लगे, उस फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें सीख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि ये मिस्टेक आप आगे नहीं करोगे। ठीक है, पकाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वाले मिस्टेक आप आगे नहीं करोगे। ये सोच समझ के मैं ये चीजें बता रहा हूँ। अगर आप आगे वही चीजें मिस्टेक करते रह गए, यूनिट का मिस्टेक करते रह गए, तो मैं थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री आपका यूनिट नहीं करेक्ट करूंगा। इसलिए बड़े पेशेंस के साथ कर रहे हैं हम, तो ये गलतियां आप बचाना थोड़ा। जैसे कुछ एक चीजें आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? 16. Sir, atomic mass 16. मीट्रिक टन? Grams. 16 क्या भाई, 16 मीट्रिक टन? Sir, ये ना, grams. ये ना हैबिट में डालो, अपने हैबिट में डालो, क्योंकि अगर आप यूनिट मिस कर गए तो मैं कुछ भी यूनिट लिख दूंगा, ध्यान रखना। और ये ग्राम नहीं है, ये 16 AMU। आप पहले ये समझो कि आपसे पूछा क्या, एटॉमिक मास पूछा जी क्या। एटॉमिक मास पूछा गया मतलब एटम का मास पूछा है यार। आप ऐसा सोचो, मान लो गलती से अगर आप ग्राम बोल ही देते, जस्ट इमेजिन कि एक सिंगल एटम का मास है 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, मास कितना, 32 ग्राम। ठीक है, 2-4 मॉलिक्यूल लेते, हाफ kg हो जाता, मार देते किसी को, 2-4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आदमी गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऑक्सीजन के सिंगल एटम का मास कितना होता है, 16 AMU यूनिट के साथ। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आगे, मतलब क्वेश्चन करने के टाइम में आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलतियां करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर इसी ऑक्सीजन एटम का मैं मोलर एटॉमिक मास पूछूं, मोलर एटॉमिक मास को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MM लिखेंगे। मोलर मास कितना बताओगे आप? 32 grams. 32 ग्राम। बच्चे, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन क्या है, एटम। अभी बताओ, मैंने 16 होगा 16 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। ओके, अभी करेक्ट बोले, 16 ग्राम पर मोल। ये सब गलतियां नहीं करनी है, इन सब चीजों से बचो। Similarly, let us say if I have nitrogen and nitrogen का atomic mass कितना होगा? 14. 14 AMU. Okay, 14 AMU। and इसका molar atomic mass कितना होगा? 14 ग्राम पर मोल। ग्राम पर Okay, it is going to be 14 ग्राम पर मोल। तो ये गलती बच्चे आगे कोई रिपीट नहीं करेगा। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपसे किसका मास पूछा जा रहा है और क्या यूनिट आप लिखने वाले हैं। ये चीजें माइंड में क्लियरिटी रहेगी। ओके, तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आपको ना फॉर्मूला बता देता हूँ मोल कैलकुलेट करने का। और ये फॉर्मूला इजी सा होता है, आपको पहले से मालूम रहता है। जैसे नंबर के टर्म्स में कोई बताएगा फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करने का? कोई तो बता दो। नंबर Given number of molecules divided by Na. ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट है? हाँ ना? अरे यार हाँ तो बोल दो भाई। हाँ सर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कोई ऐसे ही पूछ ले, मान लो ऐसे ही पका रहा हूं
इसका डेरिवेशन कर लोगे? डेरिवेशन कुछ नहीं होता यार, ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस इज सिंपली अ यूनिटरी मेथड। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि मान लो मेरे पास 18 पेन है और आपको दर्जन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर रहे थे? 18 डिवाइडेड बाई 12 आपका दर्जन। तो सिमिलरली दर्जन की जगह पे मोल भी हमारा क्या है? यूनिट ही है। और अगर मोल कैलकुलेट करना है तो नंबर जो आपको दिया जाए डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे आप? एवोगैड्रो नंबर, बिकॉज एक मोल में पार्टिकल कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो ये आता कहां से है? ये यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर रहेगा ये? यस सर। ओके Yes, sir. Clear है. ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूला मास के टर्म्स में बताओगे क्या? कोई तो बता दो। Given mass by molar. Sir, equal to mass by mole. Element. मास ऑफ सैंपल इन ग्राम, ये हमेशा किस में रखना है? ग्राम में रखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। बड़ा आसान आसान सा चीज है, और पहली क्लास है ना, तो पहली क्लास में थोड़ा पकाएंगे भी, दूसरी क्लास से कैरेक्टर में आ जाएंगे। मजा आ रहा है. हाँ, मजा आ रहा है. तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लो, दिमाग में रख लो। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 लेवल बढ़ाते हैं। ये हो जाए तो बताओ, हो गया? हो गया सर. ओके, चलो अब थोड़ा हम लोग लेवल अपना इंक्रीज करते हैं और कुछ क्वेश्चन वगैरह करा जाए। तो ये घटिया सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ तो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है, जल्दी करना है इसको। आप अपना आंसर एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में छोड़ सकते हो। फर्स्ट वाले का आंसर 100. हाँ 100 है sir. 100. 100 NA या ओनली 100? 100 AM ना. बच्चे नंबर पूछ रहे हैं, मास क्यों बता रहे हो? एमयू तो मास का यूनिट होता है मेरे ख्याल से। No sir, 100 atoms. 100 atoms. 100 एटम, ओके। सेकंड, Tissue. सेकंड वन कोई तो बताया दो, सेकंड वन में क्या होगा? Red. 2.3 ग्राम. ग्राम? ग्राम क्यों बोल रहे हो यार? ग्राम तो मास होता है, आपसे ग्राम मास मैंने कब पूछ लिया? टू 2.3 क्या बोल रहे हो? अब तो आप लोग ही करोगे। और एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, सरप्राइजिंग है आपके लिए। 11th वाले करेक्ट आंसर बताए थे इसका। बेटा ये सरप्राइजिंग था या इज्जत ली जा रही थी? अब आप बताओ।
0. भाई एक चीज हमको समझ में नहीं आ रही है, सिंपल सी चीज, आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है, आप अपना आंसर ग्राम में बता रहे हो, कभी केजी में बता रहे हो। हमने तो नंबर पूछा है ना यार। अब अगर मुझे कोई पूछे कि घर में कितने फैन है, तो मैं बोलूंगा 10 केजी। ये क्या आंसर हुआ यार? सर ग्राम को एम में कन्वर्ट आंसर करना आई गेस पड़ेगा ना? 6.02 into 10 to the power 25 होगा रिपीट अगेन, आप फिर से बताओ। सर। ए का आंसर 6.022 into 10 to the power 25 है। ओके, चलो मैं आपका लिख लेता हूँ। ए में आप बोल रहे हो 6.022 into 10⁻25 आता है, ठीक है। 1600 ग्राम को एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, वो सब मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं मालूम। मुझे जितना मालूम था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। क्वेश्चन आपको करना है, एप्लीकेशन आपको करना है। मैं थ्योरी सिखा दूंगा, एप्लीकेशन के लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं मिलूंगा वहां पे आपको। कोई और कुछ आंसर ऐड ऑन करना चाहेगा या फिर मैं स्टार्ट करूं? नहीं, सर चलो। बी का आंसर भी सेम होगा सर, 6.022 into 10 to the power 25 होगा सर बी का। ओके ओके ओके, चलो आंसर आपका करेक्ट है। ए का जो बता रहे हो 6.022 into 10⁻25 करेक्ट है। बी का भी करेक्ट है। सी का जो आंसर आता है वो मैं लिख ही देता हूँ, 6.022 into 10⁻26 आएगा, ये आएगा। अब करना कैसे है आप देखो, मतलब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया, आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करके बताओ। जो फर्स्ट वाला सैंपल है वो क्या बोला जा रहा है आपको, आपके पास 1600 ग्राम है। तो 1600 ग्राम अगर दिया जा रहा है तो आप पहले एक काम करो ना बच्चे, आप मोल कैलकुलेट करो। आप डायरेक्टली एटम भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं प्रिफर नहीं करूंगा। क्यों नहीं प्रिफर करूंगा? हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें मोल सबसे ज्यादा यूज होगा। इवन फिजिकल का कोई भी चैप्टर अगर आता ना और मास दिया होता तो सबसे पहले मैं मोल कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं यहां भी करूंगा। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ द सैंपल कितना दिया हमको, 1600 दिया, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना था, मास ऑफ द सैंपल वाज इन ग्राम, एंड ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन एटम में ध्यान रखना, O2 नहीं लिखा था, O लिखा था। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या मिल गया हमको बच्चे, 100 मोल मिल गया। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं। तो 100 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ एटम अगर हमको बताना होता तो 1 मोल में Na एटम होते हैं, तो 100 मोल में कितने होते, 100 इंटू Na एटम होते। यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर लेते, यही आंसर था हमारा। अब Na का वैल्यू अगर रखोगे 6.022 इंटू 10⁻23, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻25। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, इसमें भी आप क्या कैलकुलेट करते, पहले मोल कैलकुलेट करते। मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते, मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम, आपको क्या दिया था, केजी। तो 2.3 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता, ये आपको मास ऑफ द सैंपल ग्राम में मिल जाता। डिवाइडेड बाय सोडियम एटॉमिक मास इज 23 ग्राम पर मोल, सॉरी मोलर मास इज 23 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा,
अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100 मोल मिल जाए। तो अगर फिर से आपको 100 मोल मिल गया तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, फिर से 100 Na होगा, और आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड वाला अगर आप कर रहे होते तो थर्ड वाले में आपको क्या करना था, यहां पे थर्ड वाले में अगर आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे होते तो मास ऑफ द सैंपल अगेन इन ग्राम 32 kg था, kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करता, ये ग्राम में आता। सल्फर एटॉमिक मास इज 32 ग्राम पर मोल। अगेन अब यहां पे कितना आता मेरा, यहां पे 1000 मोल आता। 1 मोल में Na था तो 1000 मोल में 1000 Na होगा। सिंप्लीफाई करेंगे 6.022 into 10⁻²6। किसी को कोई डाउट? No, sir. आसान है ना? Sir, Exam. ऐसे ही बेटा आसान करते करते कब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ एकदम से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। पहले ही एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, नहीं तो पहले ही एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। तो चलो उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर है, और जिसका भी गलत हुआ होगा वो करेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट इज, एक दो क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आप करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। एटम ही कैलकुलेट करने हैं, सोच समझ के करना, गलत नहीं होना चाहिए। आ गया। कोई तो बता दो कि डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। 10 to the power 23 atom. 10 to the power 23 एटम। फर्स्ट वाले का आंसर बता रहे हैं ना? Yes, sir. थोड़ा और ट्राई करिए, कुछ कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। सेवन 7.83 into 10⁻²4। 78.26 into 10 to the power 23 atoms. ये sir, 52 को नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ी लग रहा है भाई, कोई तो बता दो करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, इतना इतना क्यों सोच रहे हो आप? आपको क्या दिया जा रहा है? आपको देखो ना, आपको सिंपली दिया गया फर्स्ट वाले में जो बोल रहे, आपके पास बोल रहे 52 मोल हीलियम है, ठीक है? तो अगर आपको 52 मोल हीलियम दे ही रखा है भाई, और उसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं, तो इसको करने में क्या जा रहा था? 1 मोल में कितने एटम होते जरा बताओ तो? 6.02 Na एटम होते। 022 into 10. बहुत सिंपल सा चीज था। और मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 52 मोल है। यूज द यूनिटरी मेथड ना, एक ही लाइन में तो आंसर आ रहा था 52 Na।
देखो कई बार होता है ना, मतलब ज्यादा सोचना भी खतरनाक होता है। कम सोचो जल्दी आंसर आता है, ठीक है, यही आंसर है यार, 52 इंटू एन एटम, दैट्स ऑल। अब अगर इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो Na का वैल्यू रख दो, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, अगर आपको आगे सिंप्लीफाई करना है। Second is 13. हाँ हाँ, Second is 13. सेकेंड इज 13, सेकेंड करेक्ट है आपका, 52/4। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब Okay. यहाँ पे आप देखना, आपको मास दिया था एएमयू में, तो अगर मास एएमयू में दिया हुआ है तो एक सिंगल एटम के मास से डिवाइड करेंगे। सिंगल एटम का मास कितना, 4 AMU पर एटम होता है, एक एटम का मास म्यू होता है, और हमको 52 AMU दे रखा था, तो ये AMU कैंसिल हो जाता, आंसर मिल जाता हमको 13 एटम। तो सेकंड वाला तो आपका करेक्ट है। थर्ड बताओ। 13 into Na. करेक्ट, into 10⁻24। ये जो आप आंसर बता रहे हो 13 इंटू Na, ये करेक्ट। अब आप देखो ना, आपको जो मास दिया जा रहा है, जो सैंपल दिया जा रहा है, उसमें मास किस में था, वो ग्राम में था बच्चे। तो अगर ग्राम में है तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ द सैंपल कितना, 52 ग्राम, एंड मोलर एटॉमिक मास कितना, इट इज 4 ग्राम पर मोल। तो इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा, 13 मोल। अब एक मोल में हमको मालूम है Na एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं, 13 इंटू Na। 13 Na. ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर ओके, मतलब ये तो काफी छोटा छोटा क्वेश्चन है यार, ये सब तो मतलब नींद में भी गलत ना हो, ऐसे ऐसे करना चाहिए। हमसे कोई नींद में भी पूछ ले ऐसे क्वेश्चन तो गलत ना होने चाहिए। चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा धीरे धीरे। ये आपका पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है, इफ अ मोल वर डिफाइंड टू बी 3 इंटू 10⁻24 इंस्टेड ऑफ एवोगैड्रो नंबर। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर नहीं। एंड टेक योर टाइम और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बेटा, एग्जाम में आपको ही अप्लाई करना है, वहां पे कोई टीचर कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है मैं बताता हूं आपको। आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन 100% बनेगा अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, आपको प्रोसेस मालूम है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कई बार होता है हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमको क्वेश्चन पढ़ करके कोई फीलिंग ही नहीं आती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो वो वाली सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को फील नहीं किया, हम लोग बस इंग्लिश रीड कर लिए। नहीं, इंग्लिश रीड थोड़ी करना था, आपको ये समझना था कि उस क्वेश्चन में बोलना क्या चाह। जब ये चीजें सीखना शुरू कर लोगे ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। तो चलो फिर, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप एक बार रीड करो। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन समझने में, तो मैं डेफिनेटली पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करें। सर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास सेम होता है ना? करेक्ट करेक्ट। किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है? अरे ये जो कुछ भी होता है ना, मतलब
मैं शायद वहां आया था तो भी आपको समझाया था, ये हेजिटेट करने वाली चीजें नहीं होती है कि ठीक है यार मेरा क्वेश्चन कोई और पूछ लेगा, मेरा काम चल जाएगा। बच्चे, अपना फीस तुमने अपने खुद से दिया हुआ है, पड़ोसी का पेरेंट्स आकर के तुम्हारा फीस नहीं दिया। तो अगर डाउट आता है माइंड में ना, तो तुम एक ही डाउट को 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं मैं समझ गया, तो फिर समझ जाना चाहिए, फिर उसमें कोई डाउट का कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सॉल्व करने में दिमाग तो आप ही लगाओ। नहीं, क्वेश्चन मतलब सब लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। तो फिर सॉल्व। हाँ सर हाँ सर आंसर 200 ग्राम होगा क्या? राइट। अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो 200 आएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट sir. करेंगे तो आई गेस 199 समथिंग आता। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन समझने में? नहीं, तो फिर मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो अभी तक सीखते आए, बोले 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल हमारा होता है 6। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं 6 ही लेता हूँ, वैसे एग्जैक्ट लिखना होता तो 6.022 लिखते। अगर आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है तो 6 लिख सकते हैं। तो 1 मोल मैं क्या लिख लेता हूँ, 6 × 10⁻23 पार्टिकल लिख लेता हूँ, 6 × 10⁻23 एटम लिख लेता हूँ। ये मोल का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल है ना। अभी आपको क्या बोला जा रहा है, अभी ये बोला जा रहा है कि अब जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये नया मोल का डेफिनेशन होगा आज से। और इस मोल के डेफिनेशन में हम लोग बोलेंगे 1 मोल इक्वल टू 3 × 10⁻24। 6 × 10⁻23 नहीं बोलेंगे, 3 × 10⁻24 एटम बोल रहे हो। अब आपको बोला जा रहा है कि आप 1 मोल आर्गन एटम का मास कैलकुलेट करो, ये नए वाले मोल के अकॉर्डिंग। जो पुराना वाला मोल है उसके अकॉर्डिंग आर्गन का मास कितना, 40 ग्राम है। अगर जो कन्वेंशनल, जो पुराना वाला मोल का डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग आर्गन 1 मोल आर्गन का मास अगर देखते तो वो कितना आता, 40 ग्राम पर मोल आता। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, अभी अगर मोल ये है तो आर्गन के 1 मोल का मास आप बता दो, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो कन्वेंशनल वाला यूनिट है उसमें हमको मालूम है कि 1 मोल आर्गन एटम का मास, 1 मोल आर्गन एटम का मास हमारा है 40 ग्राम। और 1 मोल हमारा कितना होता है, प्रिंसिपल से আহিলে দুটা দিয়া তেতিয়া একো নকওঁ কিন্তু अरे म्यूट कर लो भाई। 1 मोल कितना होता है हमारा, 1 मोल होता है Na एटम, ठीक है। Na एटम अगर मैं आर्गन का ले आता एवोगैड्रो नंबर, तो मास कितना मिलता, 40 ग्राम। ये मैं अभी कन्वेंशनल वाला लिख रहा हूं। तो अगर मैं 1 एटम आर्गन का ले आता, 1 एटम आर्गन का ले आता, तो मास कितना लिखता मैं, 40 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि मैं 6 × 10⁻23 लिखूंगा आगे जाकर के। ये मास मिल जाता, किसका मिल जाता, 1 एटम का मास मिल जाता। अभी नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 मोल कितना होना चाहिए, 3 × 10⁻24 एटम ले आऊंगा ना, तो 1 एटम होगा। तो न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ 1 मोल ऑफ argon according to new unit because अभी हमको मालूम है कि 3 × 10⁻24 एटम ले आऊंगा तो 1 मोल आएगा।
हमको 1 एटम का मास मालूम है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻24 एटम ले आएंगे और इसको मास ऑफ 1 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ 1 एटम कितना है, 40 डिवाइडेड बाई Na को मैं क्या लिख लूंगा, 6 इंटू 10⁻23। यही आंसर हो जाएगा 1 मोल का मास न्यू यूनिट में। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू आपको 200 मिल जाती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अरे जल्दी बोलो यार। सर एक बार फिर से बताइए ना सर। एक बार फिर से बता दे। देखो थोड़ा शॉर्ट में बता दे, अभी पूरा पूरा ज्यादा डिटेल हो गया उधर। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो अभी मोल हम लोग पढ़ के आए उसमें बोला 1 मोल में कितना पार्टिकल रहेगा, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल रहेगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब ना एक काम करते हैं कि हम लोग एक नया मोल डिफाइन करते हैं और उस नए मोल के अकॉर्डिंग 1 मोल में 3 इंटू 10⁻24 पार्टिकल रहेगा। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि जो नया वाला मोल डिफाइन करा है उसके अकॉर्डिंग 1 मोल आर्गन का मास कितना होगा, जबकि पुराने वाले मोल के अकॉर्डिंग 1 मोल आर्गन का मास कितना था, 40 ग्राम था। तो हमने करना क्या था, हमको बेसिक दिमाग कहाँ लगाना था कि हमारे पास जब 6 इंटू 10⁻23 एटम हुआ करते थे तो मास कितना था, 40 ग्राम था। हमको बोलना है कि न्यू मोल के अकॉर्डिंग कितना एटम होना है, 3 इंटू 10⁻24 एटम होना है। तो अगर 3 इंटू 10⁻24 एटम होगा तो मास कितना आएगा, यूनिटरी मेथड। अगेन इतना सब कुछ क्यों सोचे हम, नया वाला यूनिट क्या है, 3 इंटू 10⁻24। पहले मैं क्या लिखता, 6 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना था हमारा, अब बताओ कितना था, इट वॉज 40 ग्राम। ठीक है, जल्दी बोलो। यस सर। अभी हमारे मोल में कितने एटम है, 3 इंटू 10⁻24 है, तो पहले यूनिटरी मेथड यूज कर लेते, पहले 1 एटम का मास कैलकुलेट कर लेते। 1 एटम का मास कितना आ जाता हमारे पास, 40 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23 ग्राम, 23 ग्राम। हमको अब जो मोल यूज करना है उसमें 3 इंटू 10⁻24 एटम यूज करना है। तो 3 इंटू 10⁻24 एटम यूज करते तो मास कितना आ जाता, मल्टीप्लाई कर दो इसमें सिंपली। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना मिलता, 200 ग्राम मिलता। अभी भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, फिर से रिपीट कर दूंगा। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी किया था ना, ओके। ये क्वेश्चन एक बार करो आप, एक बार आप क्वेश्चन रीड करो, और क्वेश्चन समझने में अगर डाउट प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सॉल्व आपको ही करना है, ये ध्यान रखो।
किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन समझने में? ओके 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 ओके, आज जुम्मा है ना, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। Any doubt, anyone, to understand this question? कोई तो बोल दो यार, सबको क्वेश्चन क्लियर है, मैं ही बेकार में परेशान हो रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर है सर, सॉल्व कर रहे हैं सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतना टाइम बहुत था आपको सोचने समझने के लिए। देखिए, आपको बोल रहे इफ द एटॉमिक मास यूनिट वर डिफाइंड टू बी 1/5 ऑफ द 1 एटम ऑफ C12 इंस्टेड ऑफ 112। तो अभी तक जो हम लोग देखते आए, बोला गया कि अगर हम लोगों को AMU डिफाइन करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 AMU is going to be 1/12 of mass of 1 atom of C12। ये हमारा कन्वेंशनल डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ते आए ना। अब आपको बोला जा रहा है हम लोग एक नया AMU का डेफिनेशन देने जा रहे हैं। उस नए डेफिनेशन को मैं चलो AMU डैश लिख देता हूं, और इस डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि 112 लिखने के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1/5 लिखूंगा, and it is going to be 1/5 of the mass of 1 atom of C12। ऐसा डेफिनेशन दे रहे हैं। फिर आपको बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम का जो कन्वेंशनल यूनिट में मास है कितना है? 14 AMU। ये है नाइट्रोजन एटम का मास। आपसे पूछा ये जा रहा है कि नाइट्रोजन एटम का मास बताओ, लेकिन इस बार यहाँ पे नंबर गायब है। यूनिट क्या होना चाहिए? AMU डैश होना चाहिए। ये नए वाले यूनिट में आप नाइट्रोजन एटम का मास बताओ।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, ऊपर जो दोनों डेफिनेशन लिखे हुए हैं दोनों को दो इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1AMU डिवाइडेड बाई 1AMU डैश लेफ्ट साइड में मिलेगा। राइट साइड में 1/12 डिवाइडेड बाई 1/5। ये ब्रैकेट वाला चीज तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम लिखा हुआ था। तो राइट साइड में क्या बच जाएगा मेरे पास, 5/12। तो यहां से मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1AMU इज इक्वल्स टू 5/12 AMU डैश। मैंने क्या करा, मैंने यहां पे अब क्या करा, ये जो डिनोमिनेटर में था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5/12 से, तो ये वाला रिलेशन मिल जाएगा हमको, 1AMU इज इक्वल्स टू 5/12 AMU डैश। बस इतना सा काम करना था। अगर यहां तक आप कर लिए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व था। फिर आपको क्या करना था, नाइट्रोजन मास आपको पहले से मालूम है, इट इज 14 AMU, ये पुराना वाला AMU है। अब ये AMU को आप रिप्लेस कर सकते हो AMU डैश से, रिलेशन आपने डिराइव करा हुआ है। तो यहां से मैं क्या लिख लेता, 14 × 5/12 AMU डैश। यही आंसर है आपका। आपको AMU डैश में ही तो आंसर चाहिए था, बस 5/12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एनी डाउट एनीवन? थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे। No, sir. Clear. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। और थोड़ा बच्चे जितना कराया गया है ना, एक बार खुद से घर पे रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट सेशन में इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो। ध्यान रहे कि जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा लेवल इंक्रीज करता जाएगा। आज मैंने 0 से स्टार्ट करा था, दैट मे बी बिट बोरिंग, थोड़ा बोरिंग हो सकता था, बट आगे ऐसा होने वाला नहीं है। वो 0 से स्टार्ट इसीलिए करा था कि आप यूनिट की मिस्टेक नहीं करोगे फ्यूचर, ये बताने के लिए किया था। तो चलिए फिर ग्रुप में ये PDF दे देना सर।